तो बच्चों शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात की थी। तो देखते हैं साहित्यिक स्रोत यानी इतिहास जानने के हमारे साहित्यिक स्रोत क्या हो सकते हैं और क्या हो सके हैं। तो देखते हैं साहित्य जो लिखा गया है वो पहले कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। कागज़ का आविष्कार ना होने के कारण लेखक किस में लिखें तो लिखते थे ताड़पत्रों में, भोजपत्रों में, ताम्रपत्रों में, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर, इन सब चीज़ों में लिखते थे। तो अब आज के जो बच्चे इतिहास लेखन या अन्य विषय जो पढ़ते हैं उनके दिमाग में उन प्रश्न उठते होंगे कि आखिर कैसे हो सकता है कि ताड़पत्रों में यानी कि पत्तों में लिखा जा सके, भोजपत्रों, भुज के जो वृक्ष होते थे उनके पत्ते होते थे तो उनमें कैसे लिखा जा सकता है। ताम्रपत्र तो खैर ठीक है, तांबे के टिन जैसा बना के और पत्र लिखे जाते थे तो उसमें उकेर कर लिखा जाता था। चमड़े में लिखा जाता था। लेदर में, आजकल तो लेदर की जैकेट वगैरह पहनी जाती है लेकिन उस समय चमड़े में लिखते थे यानी कि लेदर में लिखा भी जाता था। एवं लकड़ी के पट्टों पर भी लिखना आसान है तो आज तक नेम प्लेट वगैरह बनती हैं तो ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन बड़ा कठिन चीज़ें हैं जब बच्चे पढ़ते होंगे कि ताड़पत्रों, भोजपत्रों में लिखा जाता था। तो हाँ, लिखा जाता था। उस समय के जो साहित्य के अवशेष मिले हुए हैं वो ताम्रपत्रों, भोजपत्रों और ताड़पत्रों में के लिखे हुए में, लकड़ी के भी पट्टों में लिखे मिले हैं। तो उसी से हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हाँ बच्चों, ये जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास पढ़ने से हमें अगर पुराने यानी प्राचीन लोगों के रहन सहन, खान पान, काम काज और उनके अभिरुचि यानी रुचि के बारे में और आस्था के विषय में, उनकी परंपराओं के विषय में, उनके जीवन शैली के विषय में अगर पता चलता है तो वही तभी तो हम उस समय के इतिहास को जानेंगे। यही तो इतिहास जानने का एक विषय है, वरना मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं कि उस समय के जो प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे। तो एक तरफ ये टेबल देख रहे हैं पुस्तक की, कक्षा क्लास 6 की ये जो बुक है तो उसकी मैंने टेबल यहाँ ली हुई है और टेक्स्ट बुक ही है तो उसी में पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, लेखक का नाम लिखा हुआ है, काल विवरण लिखा हुआ है। तो धार्मिक साहित्य, एक्चुअली पुराने समय में लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कम समझते थे लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की चीज़ें धार्मिक रूप से आरोपित की गईं। तो उस समय जो साहित्य होता था वो धार्मिक साहित्य होता था, जैसे वेद, रामायण एवं महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा। तो अब इन जो साहित्यिक धर्म ग्रंथ हैं, धार्मिक साहित्य जो है, इनके लेखक, अब इसमें जो है लेखक का नाम रामायण, वेदों के बारे में तो लेखक पता नहीं है क्योंकि वेद एक समय में नहीं लिखे गए। वेदों को लिखने की जो परंपरा रही वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई। तो किसी एक व्यक्ति को वेद का रचयिता या लिखने वाला नहीं कहा जा सकता है। इसलिए चूँकि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना गया है। तो अब ये एक समय में नहीं लिखा गया, एक ही व्यक्ति ने नहीं लिखा, कई पीढ़ी के लोगों ने मिलकर लिखा है तो इसलिए इसके लेखक के बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। और इनमें सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, आर्यों के संबंध में जानकारी मिलती हैं। आर्यों का इतिहास ये आगे हम जब पढ़ेंगे तब मालूम होगा। तो आर्यों के संबंध में वेदों से ज़्यादा जानकारी मिलती है, उनके रहन सहन के, उनके खान पान के, उनके कैसा क्या जीवन होता था, क्या काम करते थे, ये सारी चीज़ें वेदों में मिलती हैं। रामायण एवं महाभारत, रामायण और महाभारत का जो लेखक हैं तो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि और महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। रामायण के लेखक वाल्मीकि और एवं महाभारत के लेखक वेद व्यास। तो इसमें ये दोनों महाकाव्य माने जाते हैं और महाकाव्यकालीन समाज के विषय में, यानी कि जिस समय रामायण और महाभारत का समय रहा होगा तो उस समय के लोगों के बारे में, जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है और उस समय समाज कैसा था, प्रशासनिक ढांचा कैसा था, राजा कैसे बनते थे, राजा के काम क्या होते थे, प्रजा का क्या निहितार्थ होता था, प्रजा कैसे काम करती थी। तो इन सब चीज़ों और इन परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैन एवं बौद्ध साहित्य,
जैन और बौद्ध साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उनके भी लेखक स्पष्ट नहीं हैं, क्योंकि जैन एवं बौद्ध एक परंपरा ऐसी रही है जो लंबे समय तक रहे हैं और बहुत सारे अनुयायी हुए हैं, बहुत सारे लेखक हुए हैं। तो उन्होंने जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं, इसका समय रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो काल रहा है। तो उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मान्यताएं और जो भी परंपराएं हैं, उन सब की चीज़ों की जैन एवं बौद्ध साहित्य में मिलती हैं। जातक कथाएं काल्पनिक स्टोरीज़ हैं, जातक कथा का मतलब तो उसमें मिलती हैं। कहा जाता है कि बुद्ध के जो जीवन के प्रारंभिक जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं में मिलती हैं। अगला जो टॉपिक है वो आता है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य का मतलब है ये जो ऊपर की जो बातें बताई हमने और चर्चा की है, वो था धार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य के अलावा धर्म ग्रंथ या धार्मिक साहित्य के अलावा भी कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं, जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिसका धार्मिक बिंदु से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्थशास्त्र में जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य को जाता है और ये मौर्यकालीन समाज यानी कि प्रथम मौर्य जो वंश था और पूरे मौर्य साम्राज्य में के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो ये मौर्यकालीन इतिहास जानने के मौर्यकालीन जो जानकारी मिलती है वो अर्थशास्त्र से बढ़िया मिलती है और अच्छी जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक है जो धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आती है, यानी कि धर्म से अलग साहित्य है, वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हड़ लेखक हैं इसके, और इसका जो है ये जो जानकारी राजतरंगिणी से जानकारी जो मिलती है वो कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, और ये मिलती है लगभग मध्यकालीन के समय की। यानी राजतरंगिणी बहुत ज़्यादा पुराना ग्रंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना साहित्य नहीं है। ये 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की जानकारी देता है। फिर इसके बाद जब हम इतिहास की जानकारी, और एक स्रोत है जिससे मिलती है वो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कि समय समय पर विदेशों से लोग इस भारत भूमि पर यहाँ आते रहे और घूमते फिरते रहे। प्राचीन काल से ही हमारे देश विदेश से संबंध रहे, यूरोपियों से, अन्य देशियों से, तो यूरोपियन कंट्रीज़ से, तो वहाँ से लेखक वगैरह आए। जैसे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इंडिका एक पुस्तक है, इंडिका, जिसके लेखक मेगस्थनीज, और इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है। यानी जो मेगस्थनीज आए थे तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया, और उस समय भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो उस समय मौर्य वंश के सामाजिक आर्थिक दशा देखी उन्होंने, और जैसा उन्होंने पाया वो चीज़ इंडिका में अपनी पुस्तक में लिखी। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था। यूनान यानी ग्रीस से हमारे विदेशी संबंध थे, तो वो राजदूत भी रहे यहाँ पर। अगला यात्रा विवरण आता है फायान। फायान चीनी यात्री थे, ये चाइना से आए हुए थे, और ये गुप्त काल यानी गुप्त वंश का जब शासन था तब आया था। तो उनके विवरण से, यात्रा विवरण से गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। अगला यात्रा विवरण आता है ह्वेनत्सांग यानी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का जो विवरण है वो मिलता है हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण है। ये हर्षवर्धन का जब शासन चल रहा था तब यात्रा इनकी हुई थी। तो उस समय के जीवन काल के विषय में, राजाओं के विषय में जानकारी देते हैं।
और इस तरह ये टॉपिक हमारा इतिहास जानने के स्रोतों का पूरा होता है। और इस टेबल को देख के हम विवरण जान सकते हैं कि साहित्यिक और धार्मिक और विदेशी यात्रियों और धर्मेतर साहित्य के बारे में। तो बच्चों आगे के इसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं। शब्दावलियाँ, अभिलेख, स्तूप, पुरास्थल। अभिलेख क्या होते हैं, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं बारीकी से कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर, यानी कि अभिलेख जो है उन्हें कहा जाता है जो पत्थर और धातु, मेटल या स्टोन, इन जैसे ऐसी कठोर चीज़ों में जो लिखा गया है उत्कीर्ण करके, यानी कि उकेर के, खरोंच कर, तो ऐसे साक्ष्यों को अभिलेख कहते हैं। स्तूप क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला, यानी कि ऊंचा उठा हुआ। प्राय सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। तो स्तूप, ज़्यादातर जो स्तूप मिलेंगे आपको, स्तूप की जो शब्दावली, इस शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो बुद्ध धम्म से संबंधित चीज़ों के बारे में या स्थल के बारे में वहाँ पे जो मिले हुए हैं उनको स्तूप कहा गया है। और वहाँ पर उनके अनुयायियों के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के जो डेड बॉडीज़ हैं वो वहाँ रखी गई हैं, या अन्य सामग्रियाँ उनके, अन्य हाथी दांत वगैरह रखे और उन पर जो है टीला नुमा बनाया गया है, तो उसे स्तूप कहते हैं। पुरास्थल वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरास्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। देखिए, पुरास्थल जो मिलेंगे वो ज़्यादातर मिलेंगे नदियों या झीलों के किनारे, क्योंकि जब इंसान ने बस्ती बनाई सबसे पहले तो वो नदियों, तालाबों या झीलों के किनारे ही बसे, क्योंकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता, पानी के बिना जीवन असंभव सा है, तो पानी की उपलब्धता आसानी से जहाँ हो सके वहीं बस्तियाँ बसी। तो ज़्यादातर बड़े महानगर आज भी देखेंगे तो वो किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और इसको पूरा समराइज़ करने के लिए एक अगली वीडियो में बनाऊंगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज तक धन्यवाद, यहीं समाप्त करते हैं।